बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक बी मैट्रिक्स दिया है और दोनों के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया है समेशन 10⁶। तो आपको इंटीग्रल पार्ट के चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट दिखने में थोड़ा डेंजरस लग रहा है क्योंकि थोड़े ह्यूज टाइप के मैट्रिक्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है तो आप देख पाएंगे कि जो बी मैट्रिक्स है वो तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का है ना। 0 ए बी है, 0 -a -b है। तो इसी तरह से ये जो रो है और इस कॉलम में देखेंगे तो माइनस का फ़र्क है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में भी माइनस का फ़र्क है। तो ये एक जस्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये ज़रूर है थोड़ा सा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि साहब हम मॉड ऑफ एडजॉइंट ए और मॉड ऑफ एडजॉइंट बी के बारे में क्या कुछ जानते हैं। तो आपने ज़रूर ये आपकी नोटबुक में लिखा होगा कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज़ ऑलवेज मॉड ए टू द पावर n-1, जहाँ पर n क्या हो जाता है, n हो जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही बेसिक सी एक बात है जो एडजॉइंट में लगभग हर मैथ्स की नोटबुक में होता ही होता है। तो अब चूंकि ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अगर मॉड ऑफ एडजॉइंट ए की बात करी जाए या तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए आपका मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, और सिमिलरली जो मॉड ऑफ एडजॉइंट बी है वो आपका मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे सोच के आगे बढ़ना है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें दिया है कि एडजॉइंट ए का मॉड और एडजॉइंट बी के मॉड का समेशन 10⁶ है। और उसको यूज़ करके पहले के बताना है, चूँकि के टर्म्स में दोनों मैट्रिक्स दिए हैं, और फिर उससे उसका इंटीग्रल पार्ट तो आ ही जाएगा। तो जो गिवन मैट्रिक्स जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें एडजॉइंट ए की जगह अब आप मॉड ए का स्क्वायर कर लीजिए और एडजॉइंट बी की जगह मॉड बी का स्क्वायर कर लीजिए, एंड दिस इज 10⁶। तो इस सिस्टम में पूरे में चूंकि बी आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिख ही रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो तो 0 ही हो जाना है। सो दिस इज 10⁶। तो ऐसा हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का। तो ये भी आपने जरूर ही आपकी नोटबुक में होगा कि बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का। तो कोई भी अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो ये भी एक बेसिक सा ही पार्ट होगा जो हर बच्चे की नोट्स में रहता ही है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, तो मॉड ए 0 हो, मॉड बी 0 हो गया। मॉड ए का स्क्वायर 10⁶ है। तो आपको बच्चों अब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ के। और उसको जब आप इसके सामने करेंगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसका डिटर्मिनेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे एक आसान सा कुछ आ जाएगा, और इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के आएगी, और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको के मिल जाएगा, और जब के मिल जाएगा तो आप इंटीग्रल पार्ट के भी बता पाएंगे, है ना। सो दिस पार्ट इज डन। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखो। तो ये एक मैट्रिक्स का एक बेसिक क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है सो दैट दिस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या है, पहले तो ये समझना होगा कि ये एक मैट्रिक्स के टर्म्स में जो लिखा हुआ है वो बेसिकली एक साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और ये आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो इसमें बेसिकली इसी तरह से लिखा हुआ है कि ये कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए हो गया, और ये मैट्रिक्स हो गया कैपिटल बी, और ये मैट्रिक्स हो गया कैपिटल सी, या इसको आप एक्स मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ए एक्स बराबर बी करके लिखा हुआ है, तो ए इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो अब अपने को ये करना है कि ये बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ये हम सब जानते हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अगर एक बच्चों एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। बस इतना ही आपको सॉल्व कर देना है। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना, ये सॉल्व हो जाएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारे लिए कंडीशन हो जाएगी ABCD में जो कि पूछा हुआ है। तो इसको शुरुआत करने का सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है वो एक होमोजीनियस
सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वो एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और वो होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा है, ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी, और ये जो बी है वो सामने के जो 3 जीरो आते हैं तो उसका मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, तो इसमें ये जो ए है वो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अगर हमसे पूछा जाए कि साहब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आना है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या ज़रूरी है कि हम मॉड ए को कर दें 0। मतलब इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 कर दिया जाए तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब हमें बस इतना ही सा काम करना, और ये भी एक डिटर्मिनेंट काफ़ी एक यूजुअल डिटर्मिनेंट है जो आपने कई जगह देखा होगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइप का है, बहुत जगह आता है इसका। अगर आपने ठीक से काम किया है तो आपकी कॉपी में जब डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आप सीखते हैं तो उस समय ये क्वेश्चन आपको बताया जाता है। तो ये वही डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन का मामला है। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट तुम सामने देख रहे हो ये दरअसल 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, a प्लस डी सी प्लस डी, और उसको आप फिर से a प्लस डी सी प्लस डी लिख दीजिए। तो एक बहुत ही ये बेसिक स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट है। फिर ए बी इंटू सी प्लस डी लिखा हुआ है तो फिर आप प्लस करके सी डी इंटू ए प्लस बी लिख दीजिए, और फिर ऐसे ही यहाँ पर भी आप ए बी प्लस सी डी कर दें, और यहाँ पर आप ए बी सी प्लस डी कर दें और सी डी ए प्लस बी कर दें। फिर उसके बाद आप ये जो ए बी सी डी 2 बार लिखा है तो उसे आप 2 बार अलग अलग करके लिख दें, सो दैट आपको देखने में थोड़ा आसान लग जाएगा। अब ये 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो हमने सीखा था कि रो में आप कॉमन देख लीजिए, तो जो टर्म्स रो में कॉमन दिखें उससे पहला डिटर्मिनेंट बन जाता है, और जो कॉलम में कॉमन दिखते हैं उससे दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो हम लोग रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन का वैसे तो रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो बाई कॉलम सब तरह से कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिटर्मिनेंट टू डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन तभी होता है बिना सॉल्व किए जब वो एग्जैक्टली सेम ऑर्डर के हों। तो हम लोग रो बाई रो क्लास में किए थे। तो रो बाई रो अगर देखें तो फर्स्ट रो में जो कॉमन होगा उससे पहला आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए, और जो दूसरे रो में कॉमन होगा उससे आपका दूसरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो सॉरी, दूसरा मैं गलत बोल दिया, आपके रो में जो कॉमन टर्म्स आएंगे उससे पहला डिटर्मिनेंट बनेगा, और जो कॉलम वाइज कॉमन आएंगे उनसे आपका दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा। तो ज़रा देखो, अभी ये थोड़ा सा जटिल है। तो 1 1 1 लिखा है, ए प्लस बी सी प्लस डी लिखा है, और ए इंटू बी सी प्लस डी लिखा है। तो अभी आपको क्या है कि अगर ऐसा भी कई बार हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में रो में कुछ कॉमन समझ नहीं आ रहा है, तो पहली आप चाहे तो छोड़ दें, अब दूसरी रो को देख लें तो आपको कॉमन समझ में आने लगेगा। तो दूसरी रो में अगर आप देखें तो ए प्लस बी सी प्लस डी, यहाँ भी बच्चों ए प्लस बी और सी प्लस डी नज़र आ ही रहा है, और यहाँ भी ए प्लस बी और सी प्लस डी नज़र आ ही रहा है। तो दूसरी रो में आप क्या कर लीजिए कि ए प्लस बी ले लीजिए, सी प्लस डी ले लीजिए, और चूँकि आपका एक 2 टर्म का ही समेशन है तो एक को आप 0 लिख सकते हैं। और फिर अगर आप तीसरी रो में देख लें तो तीसरी रो में आपको ए बी और सी डी, फिर ए बी और सी डी नज़र आ रहा है, और यहाँ भी ए बी और सी डी। तो यहाँ से ए बी सी डी और तीसरा टर्म 0 लिख लें। अब अगर हम कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज अगर देखेंगे तो देखिए, आपने पहले कॉलम में ए प्लस बी सी प्लस डी अगर ले लिया तो 1 1 यहाँ भी रह गया, और यहाँ भी 1 1 ही रह गया, और ये भी 1 ही 1 है। तो ये जो पहला कॉलम है तो उसमें जो कॉमन आते हैं उससे दूसरे मैट्रिक्स की रो तैयार होती है, और फिर दूसरे कॉलम से दूसरी रो, और तीसरे कॉलम से तीसरी रो। अब इस कॉलम में अगर आप देखें तो इस कॉलम में क्या आपको कॉमन दिखेगा, तो इसमें आप ऐसे देख लीजिए कि सी प्लस डी, तो सी प्लस डी कॉमन नज़र आ रहा है, और सी प्लस डी, तो सी प्लस डी सी प्लस डी सी प्लस डी, तो एक टर्म बच्चों सी प्लस डी कॉमन हो गया, और ए प्लस बी आप इसके साथ ले लो, तो एक टर्म आपका ए प्लस बी कॉमन हो गया। अगला टर्म चाहे तो आप 0 लिख लें,
ठीक है। और फिर अगर थर्ड कॉलम की बात कर लें तो थर्ड कॉलम में बच्चों आप जैसे यहाँ पर इसमें ए बी और सी डी तो कॉमन दिखा ही चुके हैं, और यहाँ भी आपने ए प्लस बी और सी प्लस डी कॉमन निकाल लिया है। तो इसका मतलब है कि अब थर्ड कॉलम में क्या कॉमन रह गया। तो थर्ड कॉलम में जो जो मैंने डार्क किए हैं वो पोर्शन आप रो में कंसीडर कर चुके हैं। तो अब आप ऐसा कर लीजिए कि थर्ड कॉलम में पहले सी डी लिखिए, ये वाला है ना। तो यहाँ सी डी लिख दिया मैंने, और फिर आप क्या करिए ए बी लिखिए, ये वाला यहाँ ए बी लिख दिया थर्ड कॉलम में, और इसको कर दिए 0। और अब रही बात फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो की अगर बात करें तो फर्स्ट रो में आप यहाँ से 1 1 ले ही चुके हैं, तो एक 1 ले लीजिए, एक 1 ले लीजिए, और ये सब भी ले ही चुके हैं, और एक चाहे तो आप 0 लिख सकते हैं। अब जरा हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो फर्स्ट रो बाई रो, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट रो करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड रो करेंगे तो a + b c + d आ जाएगा। और फर्स्ट रो इंटू थर्ड रो अगर करा जाएगा बच्चों तो c + cd इंटू a b आ जाएगा, है ना। तो ये तो आ गया। अब फर्स्ट रो के साथ तीनों रो कर दी तो हमारी फर्स्ट रो बन गई। अब सेकेंड रो से बच्चों शुरुआत करो, तो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट रो, तो a + b c + d आ गया। सेकेंड रो इंटू सेकेंड रो, तो a + b के साथ c + d और c + d के साथ a + b, वो भी बढ़िया बन गया। और फिर सेकेंड रो इंटू थर्ड रो करने से a + b के साथ c d और c + d के साथ c + d के साथ a b, हाँ तो ये भी बहुत अच्छा हो गया। अब अगर हम लोग थर्ड रो से चालू करें तो थर्ड रो इंटू फर्स्ट रो, तो a b c d फाइन, a b के साथ c + d, c d के साथ a + b, वो भी ठीक बन रहा है। और अगर थर्ड रो इंटू थर्ड रो करेंगे तो a b c d a b, बढ़िया हो गया ये। तो बस ये तो कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर 0 ही हो गया। तो आपसे ये पूछा गया था कि ए बी सी डी में आप ऐसी कंडीशन बताइए सो दैट आपका जो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है दैट में बी 0, दैट इज 0। तो ये तो हमेशा ही 0 है, कुछ भी ए बी सी डी होता रहे, क्योंकि आप कुछ भी ए बी सी डी कर देंगे, इसे आप अगर बाइफरकेट कर देंगे दो डिटर्मिनेंट्स में तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आसानी से 0 आ जा रहा है। तो अगर इसके आंसर की बात हो कि आपको ए बी सी डी में कोई कंडीशन लिखना है, तो ऐसी सच कोई कंडीशन दिख नहीं रही है, तो आंसर में केवल इतना ही लिखा जाएगा कि साहब कोई भी ए बी सी डी रियल नंबर चलेगा, क्योंकि हर ए बी सी डी की वैल्यू के लिए ये चीज़ तो हमेशा 0 ही होनी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। सो दिस इज द आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज डन।